हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिविल इंजीनियर से जिन्होंने डिप्लोमा किया और उसके बाद कई साल से जॉब कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इनकी जर्नी के बारे में जानिए कि इन्होंने कैसे डिप्लोमा किया और उसके बाद कैसे जॉब की, और इनके एक्सपीरियंस जो हैं वो आपके साथ ये शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। अच्छा, तो चलिए फैमिली के बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड कैसा है। मेरे 2 भाई और 2 बहन हैं। अच्छा। और मैंने अपनी शैक्षिक योग्यता RSP इंटर कॉलेज सोहारा से 10वीं और 12वीं की है। अच्छा, यानी कि आपने 12वां जो किया है सिवारा से किया है, उत्तर प्रदेश से। हाँ, 12वीं मैंने सोहारा से की है। उसके बाद मैं 1 साल SSC मतलब कोचिंग के लिए तैयारी कर रहा था, तभी मेरा पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज में चांगीपुर में एडमिशन मिल गया। उसके बाद मैंने डायरेक्ट 3 साल का कोर्स करने के बाद का कोर्स करने से पहले आपने डिप्लोमा तो पहले कोचिंग की थी। हाँ, मैंने 1 साल SSC GD की कोर्स किया था। अच्छा, यानी कि सबसे पहले तो आपने इंटर किया, इंटर के बाद आपने गैप लिया था बीच में, या एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी की और बस पॉलिटेक्निक में हो गया। हाँ, फिर मैंने उसके बाद अपना वहाँ SSC का जब मैं कोचिंग कर रहा था तभी मेरा पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्रेंस निकल गया। उसके बाद मेरा चांगीपुर में एडमिशन हुआ। वहाँ 3 साल का कोर्स करने के बाद मेरी जान पहचान के कॉन्ट्रैक्टर बोला कि वहाँ LNT का डायल प्रोजेक्ट। हम बाद में आएंगे, पहले तो आप ये बताइए कि आपने डिप्लोमा कहाँ से किया है। मैंने डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किया है। अच्छा, तो गवर्नमेंट में आपका सिलेक्शन किस तरह से हुआ, रैंक स्पोर्ट काउंसलिंग से हुआ था या एंट्रेंस एग्जाम से हुआ था। एंट्रेंस एग्जाम से हुआ था, स्पोर्ट काउंसलिंग की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, स्पोर्ट काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ी, एंट्रेंस एग्जाम से हुआ था। हाँ। अच्छा, आपकी जो रैंक थी एंट्रेंस एग्जाम में वो कितनी थी। वो तो मुझे कोई ज्यादा सही से ध्यान नहीं है अब। हाँ, काफी टाइम हो गया ना। हाँ, लेकिन मेरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में हो गया था, इतने मेरे रैंक थी। अच्छा, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज में हैं, इनके बारे में कुछ अंतर होता है इनमें। अगर गवर्नमेंट से करें वो अलग होते हैं और प्राइवेट से करें, इनका कुछ अंतर होता है। इनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस और प्राइवेट कॉलेज की फीस में काफी डिफरेंस है। हाँ, फीस का तो डिफरेंस होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में। हाँ। फिर दूसरा यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज का जब नाम बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। सभी कोई ये नहीं महसूस करता, अगर कोई पूछेगा भी कि हाँ इन्होंने मतलब ऐसी नकल या कुछ ऐसी कुछ हुआ होगा, वो सभी को पता है। गवर्नमेंट स्टाफ जो होता है पॉलिटेक्निक में वो काफी स्ट्रिक्ट है। हाँ, ये तो बात सही है आपकी। तो अच्छा, आप ये बताइए कि आपने पढ़ाई लिखाई के बारे में तो बता दिया, अब आप अपने ये बताइए जॉब से रिलेटेड बताइए। जैसे कि वहाँ मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में ही वो प्रोजेक्ट दिया गया था, सैनिटरी टंकी फिटिंग का दिया गया था। अच्छा। हाँ, तो फिर तो बाद में फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट दिया जाता है उसको प्रोजेक्ट दिया गया था। तो तब जाकर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि हाँ सिविल इंजीनियरिंग क्या है। मैंने ट्रेनिंग भी किया था 40 दिन का, वहाँ क्या बोलते हैं PWD से। तो उसके बाद ये तो मुझे पता चल ही गया था कि हमने जो कॉलेज में पढ़ाई की है और जो प्रैक्टिकली है वो उसमें काफी अंतर है। तो मुझे अपनी कमियों को देख के मुझे लगा कि हाँ मुझे सीखना चाहिए। तो मुझे फिर जान पहचान के कॉन्ट्रैक्टर ने मुझसे कहा कि LNT का डायल प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चल रहा है। अच्छा, तो उसके लिए अप्लाई कर दिया। हाँ, वहाँ के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। वहाँ मुझे डायरेक्ट सिविल सुपरवाइजर की पोस्ट मिली, लेकिन मेरा और वहाँ के स्टाफ में ज्यादा अच्छा मतलब ज्वाइंट था। उन्होंने मुझे अपना उसके लिए बोला क्वालिटी कंट्रोल के इसके काम के सीखने के लिए। मैंने वहाँ सीखा तो उन्होंने मुझे वहीं अपना रख लिया। उसके बाद थर्ड पार्टी के थ्रू रखा और उन्होंने बोला कि कुछ टाइम बाद हम तुम्हें परमानेंट LNT के स्टाफ से कर देंगे।
अच्छा, तो उसके बाद में परमानेंट कर दिया। पहले तो मतलब ऐसा हुआ होगा कि पहले ठेकेदार की तरफ से रखा होगा। हाँ, थर्ड पार्टी बोलते हैं उसको, एलएनटी में ऐसा ही होता है। ओके, अच्छा, हाँ, मतलब शुरुआत फिर में उसके थर्ड पार्टी से होता है। हाँ, थर्ड पार्टी बोलते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद परमानेंट हो गए थे कंपनी की तरफ से? नहीं, कंपनी की तरफ से तो नहीं, लेकिन उसके बाद भी फिर मैंने 3 मंथ का एक बार वेंडिंग से मतलब सर्टिफिकेट कोर्स किया जो एलएनटी ही कराती है। अच्छा। हाँ, तो उसमें मुझे बार कितने एमएम की होती है, कैसे उसको मोड़ते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, वो सभी वहाँ सिखाए जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े आईआईटी कॉलेज तक के हमारे सामने सीख रहे थे, तो हमें थोड़ा सा और अच्छा लगा कि कम से कम आईआईटी वाले जो लड़के हैं वो भी हमारे जैसे हम सरिये पकड़े हुए हैं वैसे ही वो पकड़े हैं, वही मोड़ रहे हैं, वही अपना उनको उठा के लेकर आए हैं, वही कटिंग कर रहे हैं। बस डिफरेंस इतना था कि हालांकि उनके पास व्हाइट कॉपी होती थी, हमारे पास ब्लू होती थी उस समय। व्हाइट और ब्लू कॉपी का मतलब क्या है? इसका जैसे कि व्हाइट का होता है डायरेक्ट परमानेंट स्टाफ। अच्छा। और जो ब्लू होते ही वो सुपरवाइजर के लिए होती है। अब वो मतलब होता वो भी स्टाफ है, लेकिन वो ज्यादातर थर्ड पार्टी के थ्रू होता है। अच्छा। हाँ, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं जरूरी है? सिविल इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले पीसीएम सब्जेक्ट में कम से कम 50% नंबर आने चाहिए। उसके बाद क्या होता है इसका इंटर में आने चाहिए, हाई स्कूल इंटर नहीं, पहले मैं इंटर की बात करूंगा। इंटर में 50% नंबर होने चाहिए कम से कम, और पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके। हाँ, और पीसीएम सब्जेक्ट में जब 50% नंबर होते हैं तो उसके बाद मतलब एग्जाम होते हैं। एक तो JEE, ओके, JEE नाटा, जिसके द्वारा हम इंजीनियर बन सकते हैं। ओके। अगर हमारे पास नाटा भी एक संस्था है, जैसे JEE है, JEE है ना, ऐसे ही वो है। फिर उसके अलावा अगर हमारे पास ये भी नहीं है और हम नॉन टेक्निकल से, कॉमर्स या किसी और बैकग्राउंड से हैं, तो हम हाई स्कूल में अगर हमारे क्या बोलते हैं अगर सब्जेक्ट है पीसीएम है हाई स्कूल में, तो हम तब भी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ओके, ये तो बात हो गई कि क्या क्या योग्यता चाहिए। लेकिन मैंने एलएनटी के 2 प्रोजेक्ट में काम किया है, जैसे डायल प्रोजेक्ट IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, और दूसरा मैंने क्या बोलते हैं अंबाला एयरफोर्स के जो बंकर बन रहे थे उसका प्रोजेक्ट था। हाँ, उसमें मैंने काम किया है। ओके, ये तो काफी बड़े प्रोजेक्ट हैं। मैंने दोनों ही प्रोजेक्ट में कुछ अलग अलग सीखा, जैसे कि यो डायल प्रोजेक्ट में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल में मैंने DBM बिटुमेंस के बारे में ज्यादा सीखा, सॉइल के बारे में सीखने को मिला। लेकिन जो सबसे वहाँ मैंने अगर उसके एयरफोर्स के जो बंकर के प्रोजेक्ट में मैंने काम किया था, उसमें मुझे सबसे ज्यादा सीखने के लिए मिला बार, सरियों का काम जिसको बोलते हैं। सरियों की दीवार जो बनती है कितने MM की बनती है, जैसे कि एक 750 की बनती है, 250 की बनती है, और 450 MM की भी बनती है। उसी हिसाब से मैंने वहाँ देखा कैसे बंकर होते हैं, और बंकरों के ऊपर मतलब उन्होंने जो ड्राइंग दी गई थी उसमें पार्क भी बहुत सुंदर था। ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि जैसे कि यहाँ कोई बंकर होगा, क्योंकि उसके ऊपर ऐसा पार्क था लोगों एयरफोर्स वालों के घूमने के लिए। फिर सुरंगें भी वहां मैंने देखी कि कैसे सुरंगें बनती है, कितनी मजबूत बनती है, हालांकि वो परमाणु बम के हिसाब से भी बनाई रखी थी। यानी काफी अच्छे बड़े प्रोजेक्ट थे। हाँ, दोनों मैंने बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियर का जो गवर्नमेंट जॉब है और प्राइवेट जॉब में क्या स्कोप है, इसके बारे में बताइए। गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या क्या स्कोप है? देखिएगा, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो हमारे GDP का 1% निकलती है। अच्छा। अर्थात कहने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत कम होती है, इसलिए उनमें हालांकि है चांस जाने के, लेकिन गवर्नमेंट जॉब ज्यादा कम है। हम प्राइवेट में भी जा सकते हैं। अच्छा। और प्राइवेट ही आजकल ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि प्राइवेट में काफी अच्छा ये बात करते हैं हम पहले कि गवर्नमेंट में कितना स्कोप है और प्राइवेट में कितना स्कोप है, ये बताएं हमें।
देखिए गवर्नमेंट में तो काफी मतलब जो आजकल मैं यही कहना चाहूंगी, गवर्नमेंट के लिए काफी समय देना पड़ता है और एक अच्छी तैयारी जो मिडिल क्लास या लो क्लास वाला नहीं कर पा रहा आजकल, क्योंकि उसकी तैयारी करनी पड़ती है। 3-4 साल भी देने पड़ जाते हैं, कभी भी 5-6 साल तक मैंने देखा है कि लोग तैयारी करते रहते हैं। अच्छा। हालांकि प्राइवेट नौकरी में भी मतलब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, ओके। हाँ, अगर अच्छे मार्क्स हो, सही समय में सही दिशा में अगर आगे बढ़े तो प्राइवेट नौकरी मिल जा सकती है। ओके ओके, यानी कि प्राइवेट में भी अच्छा स्कोप है और गवर्नमेंट में तो सिविल इंजीनियर काफी ज्यादा है ही, प्राइवेट में भी काफी है। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं हम सिविल इंजीनियर की जो सैलरी होती है, सैलरी के बारे में बताइए। कितनी ही सैलरी कहाँ हो सकती है और कब से कितनी स्टार्ट होती है, कहाँ से और कहाँ तक पहुँच सकती है, इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर पॉलिटेक्निक की है और हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो मिनिमम 12-13 हजार से लेके 16 हजार तक वो देते हैं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग इंटर्नशिप में? हाँ, जब तक हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और उस समय हमारी जो पोस्ट रहती है वो एक सिविल सुपरवाइजर की हो सकती है या सुपरवाइजर की हो सकती है। हाँ, उसके बाद अगर हम क्वालिटी लैब में अगर काम करेंगे तो वहाँ उसकी पोस्ट एक टेक्नीशियन की हो सकती है। अच्छा। हाँ, जिनकी सैलरी मिनिमम 18 हजार से लेकर 30 हजार तक हो सकती है। टेक्नीशियन की सैलरी ज्यादा होती है? नहीं, ये जरूरी नहीं, लेकिन यह है कि जैसे कि अगर क्वालिटी लैब में काम करेंगे तो वहाँ टेक्नीशियन ही होता है। अगर हम साइट पे काम करेंगे तो वहाँ सुपरवाइजर होता है, वहाँ टेक्नीशियन नहीं होता। अच्छा। फील्ड वर्क के लिए भी ज्यादातर सुपरवाइजर होता है, तो टेक्नीशियन केवल क्वालिटी लैब या टेक्निकल वर्क के लिए ज्यादातर टेक्नीशियन ही होता है। सैलरी किस तरह से बढ़ती है सिविल इंजीनियर में? सैलरी फर्स्ट तो होता है परफॉर्मेंस पे सैलरी डिपेंड करती है। एक तो परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस दोनों। अच्छा। हाँ, कि अगर हम अच्छा काम करते हैं और हमें एक्सपीरियंस भी अच्छा है तो सही बात, अगर अच्छा काम करते हैं और एक्सपीरियंस होगा तो हमारी स्टाफ से ज्यादा बनती होगी और हम काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं, एक टीम वर्क कर सकते हैं। ओके। हाँ, तो ये सैलरी कहाँ से, मतलब जैसे आपने बताया कि 10 से 12 के बीच में स्टार्ट होती है और कहाँ तक पहुँच सकती है? जैसे मान ली हमने जॉब की है 5 साल लगभग। नहीं सर, ये तो परफॉर्मेंस और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब आपकी परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस कितना है। हम ये तो मैंने बता दिया कि हाँ 10 हजार से लेके 16 हजार तक, मतलब नॉन है जिसको जो फ्रेशर है उसकी सैलरी इतनी होती है, वो भी डिप्लोमे के बेस पे था। ओके, हम मान लेते हैं किसी को 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी कितनी होगी? अगर किसी को 1 से 2 साल का, तो फिर ये तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन मिनिमम 3 साल का तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अच्छा, 3 साल का एक्सपीरियंस? हाँ, मिनिमम 3 साल का या 5 साल का होना चाहिए। अगर 3 और 5 साल का है तो उसको डायरेक्ट मतलब इंजीनियर की पोस्ट मिल सकती है और उस पर उसको 35,000 तो मिनिमम सैलरी पेमेंट मिलेगा, ये मिलेगा। यानी मिनिमम 35 मिल सकता है और 35 अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो। ओके। हाँ, ओके। तो ये कितने तक पहुंच सकता है? लगभग 50-60 तक पहुंच सकता है? हाँ, 50-60 हजार तक तो सर ये तो डिपेंड करता है कंपनी कितनी है, कंपनी का टर्नओवर कितना है, प्रोजेक्ट कितना तक कंपनी को मिले हुए हैं। अच्छा, ओके। चलिए, तो हमारे यही क्वेश्चन थे। अब ये बताइए कि आप जो आने वाले स्टूडेंट हैं जो हमारी वीडियो देखेंगे ये, तो उनके लिए क्या मंत्र है जो आप देना चाहेंगे? आपको काफी एक्सपीरियंस है, 3-4 साल आपने जॉब कर ली है। मैं 2 ही बातें कहना चाहूंगा कि एक तो अपनी हाई स्कूल और इंटर की जो मेरिट है ना, हमेशा अच्छे से पढ़ाई करें तो ताकि अच्छे रिज्यूम में अगर % लिखी जाए तो वो काफी अच्छा रहेगा। अच्छा। और दूसरा, अगर जैसे किसी ने पॉलिटेक्निक की है तो पॉलिटेक्निक के बाद तुरंत ही कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग जरूर करें। ट्रेनिंग जैसे कि LNT CSTI कराती है और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो फ्री में ट्रेनिंग कराती है और खाने वाने और रहने का खर्चा खुद देती हैं और एक अच्छी हाई लेवल के इक्विपमेंट मिलते हैं सीखने के लिए।
अगर कोई लड़का है या स्टूडेंट है, अगर वो ये सब सीख पॉलिटेक्निक फाइनल करने के बाद तुरंत 3 महीने की LNT CSTI से ट्रेनिंग करता है, तो उसके बाद उसको वो अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, या उसके पास अगर ITI या डिप्लोमा है ना, तो अब तो एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट डायरेक्ट परमानेंट स्टाफ के लिए ही होता है टेस्ट। अगर हाँ, परमानेंट स्टाफ के लिए, फाइनल ईयर वालों के लिए होता होगा वो। हाँ, फाइनल ईयर के पॉलिटेक्निक करने के बाद या ITI वालों के लिए होता है वैसे ये सुपरवाइजर का। अगर वो करे, जैसे किसी की बंदे की अगर ITI स्टूडेंट की है, तो वो वहाँ अपना करने के बाद सीधे CSTI से करे, उसके बाद अपन FLS का एक एग्जाम होता है, अगर वहाँ उसका वो क्लियर हो जाता है, तो LNT उसको परमानेंट स्टाफ में एक अच्छा खाना पीना रहन सहन सब कुछ उसको अच्छा देती है। एक या 2 साल तक उसको 10 या अगर 15,000 रुपये भी रखती है, तब भी उसके लिए एक सबसे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है एकदम, क्योंकि शुरुआत में ही वो जाके स्टाफ बन रहा है। और वो एक बार अगर LNT में जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में जो इंडिया की टॉप 1 क्लास की अगर उसका हो जाता है FLS में, तो फिर मैं मानता हूँ उसकी लाइफ बढ़िया गुजरती है। जैसे ये कंपनियां हैं ना, सबसे ज्यादा नाम जो सुना जाता है सिविल में LNT का सुना जाता है, तो ये LNT का सुना जाता है। तो ये कौन सी कंपनी है जो अच्छा सैलरी पैकेज देती है? LNT हुई, टाटा हुई, टाटा कंस्ट्रक्शन, GMR, JK, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक अच्छी पेमेंट देती है, जैसे कि सापूजी, मिनोजी। इसमें कंपैरिजन क्या है, कौन सी कंपनी अच्छा पैकेज देती है सबसे, मतलब टॉप पे कौन सी आती है जो इंडिया में? देखिए, ज्यादातर टॉप पे जो सबसे अच्छा पैकेज देती है LNT भी देती है, टाटा भी देती है। हाँ। अब सैलरी की बात करें तो अब जैसे हमारे इंडिया में तो सैलरी कम है, और जैसे कि जाते हैं दुबई सबसे फेमस है सिविल इंजीनियर के लिए, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे जाएं वे सिविल इंजीनियर जो हैं, किस तरह से जाएं। और मैं तो सर यही बोलना चाहूंगा कि विदेश मतलब जैसे कि दुबई या सऊदी अरब या वहाँ, ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट के ऊपर। अगर किसी बंदे को विदेश नहीं जाना तो उसके लिए वो कितनी पेमेंट दे वो नहीं जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि जो इंडिया में मिलता है, अगर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता तो यहाँ भी इतनी सैलरी हो जाती है जितनी विदेश में मतलब मिल सकती है, उससे थोड़ी बहुत कम। वहाँ खर्चा भी ज्यादा होता है, महंगाई भी ज्यादा है, जो इंडिया में नहीं है। इसलिए मैं तो ये तो मतलब जॉब सीकर के लिए डिपेंड करता है इंटरेस्ट के ऊपर। चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज जो हमने आपसे पूछे। आगे अगर कोई ऐसी डिमांड रहेगी तो कमेंट में हम पूछते रहेंगे क्वेश्चन और फिर बात करेंगे इस बारे में। तो चलिए नितिन भाई, हम यहीं पर कॉल समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। ओके।